and in this lecture we will study the Lami's theorem and cosine law. So let us start with it. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लामिस थ्योरम. लामिस थ्योरम क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. इट स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लेनर, कोप्लेनर मीन्स क्या हुआ, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में कोप्लेनर का मतलब, तो ये कोप्लेनर है. सपोज कहीं ना कहीं एक वेक्टर ऐसे दिख रहा है, अगर मैंने ऐसे पेन लगाया तो इसका ये जो ब्लैक वाला है ना, ये इसके हेड को दिखा रहा है और ये इसके टेल को दिखा रहा है. तो इस वेक्टर को जिसको मैंने ऐसे बोर्ड में बनाया है, इसको ऐसे लिखूंगा, ऐसे अगर बनाऊंगा तो इस वेक्टर को शो करने का तरीका ये भी हो सकता है. अब सोचो, एक वेक्टर मान ले ऐसे हवा में, मतलब इधर की तरफ, और एक वेक्टर इधर की तरफ है. ये भी थ्री वेक्टर्स हैं, एक ही ये और एक ये जो बना हुआ है. ये थ्री वेक्टर्स हैं, लेकिन ये एक प्लेन में नहीं है. ये जो वेक्टर है ये प्लेन के बाहर है, ये भी प्लेन के बाहर है, केवल ये लाइन प्लेन पे है. तो कहें कि ये थ्री वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें कि ये दो वेक्टर्स प्लेन के बाहर हैं, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो लामिस थ्योरम के अंदर ये नहीं आएगा. ये बात आपको समझ में आना चाहिए. दूसरी चीज़ यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे तो एक वेक्टर तो ऊपर की तरफ गया है, दूसरा वेक्टर इधर की तरफ गया है, दोनों वेक्टर प्लेन में है, बट तीसरा वेक्टर ये है. अब इसलिए आप इस बात को समझ सकते हो कि ये दो वेक्टर तो प्लेन में है, लेकिन तीसरा वेक्टर प्लेन के बाहर है. तो ये कहीं ना कहीं कोप्लेनर नहीं है. ये क्या नहीं है, कोप्लेनर नहीं है. और जो मैं ये एग्जांपल दिया था ये भी कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि इसके दो वेक्टर प्लेन के बाहर है. तो जब कोप्लेनर नहीं है तो इसमें लामिस थ्योरम नहीं चल सकता है, इसलिए इसको हटाओ. यहाँ लामिस थ्योरम नहीं चलेगा भाई, इसको हटाते हैं. फिर दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ऐसे फोर्स दिया है, फोर्स 1, फिर इसी में दिया है फोर्स 2, और फिर ये दिया है फोर्स 3. ठीक है ना. तो लामिस थ्योरम इसको ही मना कर रहा है कि अभी नहीं, इसको लामिस थ्योरम को हम यहाँ पे नहीं लेने वाले. तो ठीक है, वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं नॉन कोलिनियर होना चाहिए, मतलब इससे कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर ना हो, मतलब एक के लाइन पर नहीं है. दीज वेक्टर शुड नॉट कम ऑन सिंगल लाइन. इसलिए तो देखो ना, ये दो वेक्टर एक ही लाइन पे आ गए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर होना चाहिए, मतलब कोई भी दो वेक्टर एक लाइन पे नहीं आना चाहिए, सब के सब वेक्टर अलग अलग होना चाहिए. मतलब अगर एक वेक्टर ऐसे खींच दिया आपने तो दूसरा ऐसे और तीसरा कहीं ना कहीं ऐसे, ये तीनों के तीनों एक पे नहीं आना चाहिए. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. तो चलो, ये दूसरी बात भी हो गई कि ये नॉन कोलिनियर होना चाहिए. और कॉन्करेंट होनी चाहिए, मतलब ऑब्वियसली कॉन्करेंट की बात ही लामिस थ्योरम करता है. अगर कहीं ना कहीं ये वेक्टर्स हैं तो दीज ऑल वेक्टर्स हैव टू बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल पॉइंट, है ना. यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि सारे वेक्टर्स कहीं ना कहीं एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये कॉन्करेंट हो गए. तो दिस शुड बी कोप्लेनर, तो एक प्लेन में होना चाहिए, तो एक प्लेन में दिख गया. दूसरा नॉन कोलिनियर, तो ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तो ये नॉन कोलिनियर है. कोलिनियर होने का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था कि कोलिनियर है मतलब एक इसी पे आ गया. ठीक है, और ये भी क्या हो गया, इसी पे आ गया, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर. नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, एक अगर ये है तो दूसरा दूसरे जगह, तीसरा तीसरे जगह, ये नॉन कोलिनियर हो गया. तो नॉन कोलिनियर कंडीशन हो गया. कॉन्करेंट का मतलब दे शुड गो एट सेम पॉइंट. ये नहीं जी, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, ये सब के सब एक पॉइंट पे वर्क करना चाहिए, है ना. तभी लामिस थ्योरम की फीलिंग आपको आएगी. अब लामिस थ्योरम कहीं ना कहीं इन फोर्सेस के लिए बात कर रहा है ना, फोर्स वेक्टर के लिए बात कर रहा है. और इसका एक्सपेरिमेंट भी होता है. एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, ऐसे दो पुली लगी रहती है, पुली ऐसे आप देखे होंगे ज़रूर, दो पुली. ठीक है, दो पुली से ऐसे वेट लटकाए जाते हैं, ऐसे वेट लटकाए जाते हैं यहाँ पे. ठीक है ना, ऐसे वेट लटकाए जाते हैं. आप फील करो, पुली से वेट लटका दिया गया और दूसरा पुली ऐसे लाया गया, है ना. और कहीं ना कहीं ये एक ही, आप समझो कि ये कहीं ना कहीं इस तरह का एकदम सिंपल सा वायर है. अगर मैं इसमें कुछ बात के लटकाता हूँ, कुछ बात के अगर मैं लटका दिया तो ये ऐसे ही नहीं रहेगा. क्या होने वाला है, ये स्लैग कर जाएगा और ये कुछ ऐसे दिखेगा. ठीक है, नाउ ये वाली चीज़ पे लटक गई. ठीक है, एक चीज़ देखो, पॉइंट ये है कि जब ही मैंने इसमें कुछ बात दिया, है ना, बात दिया, तो इस बात को समझो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब ही मैंने इससे बांधा तो एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है,
इसे F1 ले लो। रस्सी इधर की तरफ खींच रही है, इसे F2 ले लो, और इधर की तरफ रस्सी भी खींच रही है, इसे F3 ले लो। तो इस कंडीशन में देखो 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक और चीज़, दूसरी चीज़, हम जब लटकाते हैं तो इस तरीके से लटकाते हैं कि ये चीज़ रुक जाए, ये नहीं कि ये चीज़ गिरती रहे, ये चीज़ बैलेंस हो जाए। अब बैलेंस वर्ड में बोलूँगा तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो फटाफट बैलेंस कर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस वर्ड का मतलब वही है कि इन तीनों फोर्सेस का इफेक्ट जीरो हो जाए, तभी तो ये रुकेगा। अगर जीरो नहीं होगा तो ये रुकेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं सारे फोर्स का इफेक्ट जीरो हो जाए, इसके लिए इसको आप इस तरीके से वेट रखते हो कि यहाँ पे बैलेंस हो जाए। और जब ये बैलेंस हो जाता है तो ये फोर्स एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना, इस फोर्स को मैं बना देता हूँ, इसी को बनाता हूँ। वो कैसे है कि F2 इधर है, फिर F3 इधर है, और लास्ट में F1 इधर है। ऐसे हो गया, 3 फोर्सेस हो गए। कंडीशन भी समझ गया, एक एक्सपेरिमेंट भी समझ गया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा जाता है? इस एक्सपेरिमेंट में तो ऐसे केस में ये 2 पुली थी, ये बात आप समझ गए होंगे। और इस पुली से ऐसे एक रस्सी बांध के हमने एक वेट लटकाया, इधर से एक वेट लटकाया और बीच में एक वेट लटकाया। ये सारे वेट का मेजरमेंट है। तो जो वेट ये लटकाया है हमने, इस वेट का मेजरमेंट है। इससे हमें F1, F2 और F3 मालूम चल जाएगा। F1, F2, F3 मालूम चल जाएगा। तो जब ये बैलेंस हो गया है तो इनके बीच का जो एंगल है इसे हम अल्फा लेते हैं, इनके बीच का एंगल है इसे हम बीटा लेते हैं, और इनके बीच का एंगल है ना, जिसे हम गामा लेते हैं। ऐसे 3 एंगल्स लेते हैं। और लेने के बाद से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आता है? वो लामिस थ्योरम को कहीं ना कहीं प्रूफ करता है। और लामिस थ्योरम क्या है? लामिस थ्योरम ये कहता है कि जो ये फोर्स लग रहा है F1 ना, ये जो F1 फोर्स लग रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, है ना। फिर ये कह रहा है कि जब F2 आप निकालोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। और फिर तीसरी बात ये कह रहा है कि अगर कहेंगे आप F3 निकालोगे तो आप फाइंड आउट करोगे F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। तो इस तरीके से कहीं नहीं कि यार तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से आप देखो तो F1 इज इक्वल टू क्या, K साइन अल्फा लिख सकते हैं, F2 इक्वल टू K साइन बीटा लिख सकते हैं, और F3 इक्वल टू K साइन। कहीं ना कहीं ये आप पहले करते आए हो, ये आप पहले करते आए हो, है ना। अपने क्लास में 9th में करते आए थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो K से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे F1 अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पहले वाले से ले रहे हैं, साइन अल्फा को नीचे लेते हैं तो F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू K। दूसरा साइन बीटा को नीचे लेके आओ तो F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू K। साइन बीटा नीचे आ जाएगा तो K बचेगा, तो F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू K। फिर अब तीसरा देखो साइन गामा है, इसके नीचे लाओगे तो F3 अपॉन साइन गामा इक्वल टू K। उसी K के बराबर, इसलिए सबको बराबर लिख रहे हैं। जब सब K के बराबर हैं तो आप ऐसे अलग से लिख दो, आर आर इक्वल टू सम K। यानी कहीं ना कहीं इससे ये निष्कर्ष निकला कि लामिस थ्योरम जो कहते थे वो बात अब पूरी हुई, है ना। वो बात अब पूरी हुई। क्या पूरी हुई? कि अगर ऐसे फोर्स लग रहे हैं तो आप देखो F1 का जो फोर्स लग रहा है इट इज F1 अपॉन सामने वाला एंगल यानी F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 अपॉन साइन गामा। तो जैसा ये कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। यानी कह रहा है कि अगर ये फोर्स है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा बचे हुए 2 फोर्स के बीच के एंगल के साइन के। यानी देखो ना, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। तो देखो लिखा है F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। F2 का देखा जाएगा तो F2 फोर्स तो ठीक है, तो इन 2 फोर्स के बीच जो एंगल है उन एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा एंड F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। यही लामिस थ्योरम में बताया गया था। तो इसके आधार पर हमने सॉल्व किया तो ये चीज़ निकल के आया।
और जब इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ निकल के आया। यानी अगर इस तरह के कोई भी 3 फोर्सेस लगे हों तो आप ये बात समझ जाएं, यू कैन सॉल्व इट बाई F1 अपन साइन अल्फा, F2 अपन साइन बीटा एंड F3 अपन साइन गामा इक्वल टू के। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है। हम उसी एक्सपेरिमेंट को लाते हैं, उसी पे एक क्वेश्चन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। लेट अस सी इट, है ना। लामिस थ्योरम अब आपको क्लियर हो चुका होगा। लामिस थ्योरम यही है कि अगर 3 फोर्सेस एक साथ काम कर रहे हैं, वो कॉन्करेंट हैं, कोप्लेनर हैं और कोलिनियर नहीं हैं, यानी मतलब नॉन कोलिनियर हैं, तो ऐसे केस में जो तीनों फोर्सेस हैं, वो तीनों फोर्स में जो भी फोर्स लेते हो, उस फोर्स वो फोर्स बचे 2 फोर्स के बीच के एंगल के साइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा एंड F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। यानी क्यों? क्योंकि F3 के सामने गामा वाला है तो गामा साइन गामा हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ निकल के आई, F1 अपन साइन अल्फा, F2 अपन साइन बीटा एंड F3 अपन साइन गामा। लामिस थ्योरम में हम ये पढ़े थे कहीं ना कहीं F1 F2 F3 दिया हुआ है, तो F1 अपन साइन अल्फा मतलब F1 के सामने जो एंगल है अल्फा है तो F1 अपन साइन अल्फा, F2 के सामने बीटा है तो F2 अपन साइन बीटा एंड F3 के सामने गामा है तो F3 अपन साइन गामा। तो ये चीज़ हम पढ़े थे। अब हमारे पास ये कहीं ना कहीं ऐसा सवाल है, इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन ऑब्जेक्ट्स का आपको क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट की वजह से सोचो, अगर कहीं ना कहीं ये रस्सियाँ हैं, ये रस्सी से बांधी गई है, ये भी रस्सी से बांधा गया है और ये भी रस्सी से बांधा गया है, ये वेट की वजह से ये स्लैक हो गया है और ये वेट की वजह से ऐसे लटका है और ये दोनों पुली है। ऐसा एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये 90 डिग्री है, एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। और मान रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 kg का है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 kg का है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन है। कुछ नई चीज़ें भी आज मैं इन्वॉल्व करूँगा इसमें, लेकिन हम सीख लेंगे बहुत आसानी से। चलो, ये चीज़ तो आप पक्का जानते हो कि अगर ये 5 kg का है तो इसका वेट आप निकालना जानते हो, ठीक है। हमें जो करना है वो क्या है, यहाँ पे जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींच रहा है, किसी का वेट नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या है भाई, इस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ वेट है, वेट है, इसी वजह से नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन इसका भी वेट है जिसकी वजह से ये इधर की तरफ खींच रहा है, यानी ये पुली से आते हुए ऐसे इधर की तरफ खींच रहा है, तो इसके खिंचाव की वजह से ये रुका हुआ है। अगर ये नहीं होता तो गिर जाता है ये नीचे। इधर भी कहीं ना कहीं इसका खिंचाव नीचे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं रस्सी में एक तनाव है, रस्सी में क्या है, एक तनाव है, उसको हम बोलते हैं टेंशन। उसको क्या बोलते हैं, टेंशन, उसको बोलते हैं टेंशन। तो ये जो रस्सी में तनाव है इसे हम बोलते हैं टेंशन। तो इस रस्सी के इस तनाव को हम T1 लिख देते हैं और इस रस्सी के इस तनाव को हम T2 लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी रस्सी तनी हुई है, क्योंकि इधर से इसका वेट है, उधर से भी वेट है, तो ये रस्सी तनेगी। जब ये भी रस्सी तनी है तो कहीं ना कहीं यहाँ टेंशन T2 होगा, यहाँ टेंशन T1 होगा। और टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ की बात करी जाएगी तो ये वेट है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये 3 तरह के फोर्स तीनों तरफ से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यही है ना, कि जो टेंशन 1 है, टेंशन 2 है, मतलब यानी आपको करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। इस सवाल को सीमित मैं कहाँ तक रख रहा हूँ, ये सवाल को सीमित रख रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं आपको लामिस थ्योरम समझ में आ जाए। T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिचुएशन आपको दिख गया, सिचुएशन आपको दिख गया कि यहाँ पुली लगी है, दिस इज अ पुली, दिस इज अ पुली, ये भी पुली है। पुली किस लिए होता है, पुली का काम होता है ताकि रस्सी जो है ऊपर नीचे सरक सके, यहाँ भी रस्सी ऊपर नीचे सरक सके। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कहीं ना कहीं लामिस थ्योरम कैसे हुआ, तो माइंड इट, आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो कैसे इमेजिन करना पड़ेगा। जस्ट आई एम हेल्पिंग यू टू इमेजिन कि किस तरह से यहाँ पे लामिस थ्योरम इन्वॉल्व है, वो इमेजिन कैसे करना है। जस्ट ये सारे सिस्टम को हटा दो, मैं इरेज केवल कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप लामिस थ्योरम में कैसे आते हो, कैसे लामिस थ्योरम बन जाता है, किस तरह से सवाल सॉल्व होता है, अब आपको दिखने लगा होगा। अब ये वेक्टर वैसे ही जुड़े हैं जिस तरह से ये वेक्टर जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं
फिर से एंगल की हम बात करेंगे, तो एंगल की बात करेंगे तो आप सीधी सी अगर एक लाइन खींच देते हो ऐसे, ठीक है, सीधी सी अगर एक लाइन खींच देते हो तो आई वॉज टू गिव यू सम मोर एंगल फॉर इन्फॉर्मेशन। सपोज आई एम मेकिंग इट 30 डिग्री, इसको मैं 30 डिग्री बना देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री, और ये वाला कितना होगा, तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये 30 है और ये 90 है, और टोटल 180 होता है। तो 180 में से 90 प्लस 30 माइनस कर दो तो कितना होगा, तो 180 में से 90 प्लस 30 यानी 120 माइनस करते हैं तो होगा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ 90 30 था, हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे थे, इससे यह आइडिया लग गया कि ये 60 है। यहाँ पे ये एंगल मैंने अपने से दिया और ये भी एंगल ऑब्वियसली अपने से दिया है, क्योंकि ये दो एंगल के बारे में आपको पहले से मालूम था। लेकिन स्ट्रेट लाइन खींचने से क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं इन दोनों एंगल के बाद ये भी एंगल मालूम चल गया। और ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ हो रहा है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, ये बात पक्की हो गई। इतनी बात पक्की होने से क्या हो रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन कैसे निकला आपको पहले समझ में आना चाहिए। ये बात भी समझ में आ चुकी, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आ गया 60 आने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये समझेंगे कि ये 30 है और 90 है, तो 30 और 90 मिलके क्या होता है 120। तो अब इस एंगल को हम क्या करेंगे, लिखेंगे 120। कैसे आया है सब प्रोसेस में कर रहा हूँ, वीडियो है सारा आपको दिखेगा। ये 120 हो गया, और ये 60 और 90 कितना हो गया 150। कितना हो गया ये 150, तो ये एंगल हो गया 150। अब आप देखो सबके बीच का एंगल निकल गया, सबके बीच का एंगल निकल गया। दूसरी चीज़, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो 5 kg का था, तो उसका वेट क्या होगा 5 × g की वैल्यू 10 होती है, यानी 50 न्यूटन। भाई वेट क्या होता है, तो वेट आप जानते ही हो, वेट होता है mg, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m की वैल्यू 5 kg था और g की वैल्यू 10 जनरली ले लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज 50 न्यूटन। तो कहेंगे वेट 50 न्यूटन आ गया, यानी ये वैल्यू हमें मालूम हो गई। अगर ये वैल्यू मालूम हो गई तो सवाल सॉल्व करते हैं कैसे। ये लामिस थ्योरम आप फॉलो करेंगे। लामिस थ्योरम क्या कह रहा है कि जो फोर्स ले रहे हो 50 न्यूटन ले लो, अपॉन में करो। तो ये जो फोर्स ले रहे हो इसको छोड़ के जो दो फोर्स है उनके बीच जो एंगल बना रहा है, तो क्या है उनके बीच एंगल 90 है, तो अपॉन साइन 90। फिर उसके बाद से हम ले लेते हैं T1। तो T1 अपॉन क्या होगा, तो T1 के सामने ये दो फोर्सेस इनके बीच 150 का एंगल है, तो साइन 150। फिर उसके बाद तो फोर्स क्या है T2, तो T2 अपॉन, तो T2 के सामने जो दो फोर्सेस हैं इनके बीच एंगल है 120, तो साइन 120। इस तरह से ये थ्री एंगल्स हो गए। यार इतना मेहनत से मैं आपको ये समझा दिया कि कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है इसके लिए साइन 90 लेंगे, ये जो फोर्स है इसके सामने का साइन 150, और ये जो फोर्स है इसके सामने का साइन 120 लेंगे, और लेने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कुछ वैल्यूज़ को देख लेते हैं, साइन 150 और साइन 120 कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने सप्लीमेंट्री एंगल आपको बताया था। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री 150 का क्या होगा 30, ठीक है। और सप्लीमेंट्री में साइन यानी साइन कॉस कुछ भी चेंज नहीं होता, तो कहीं ना कहीं साइन का साइन ही रहेगा। तो 150 का 30 और साइन का साइन ही, ये दोनों इक्वल वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। साइन का जो प्लस माइनस है वो चेंज नहीं होता, जो रहता है वहीं बना रहता है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये तो हो गया, साइन 150 का वैल्यू निकल गया। साइन 120 का निकालते हैं, साइन 120। इसका सप्लीमेंट्री देखा जाएगा तो 120 का सप्लीमेंट्री कितना होता है 60, क्योंकि 180 तभी बनेगा। और साइन का सप्लीमेंट्री में कोई साइन वाइन चेंज नहीं होता, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकल गई, अब हम वैल्यू ला के पुट कर सकते हैं। एक है 50 न्यूटन अपॉन साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दूसरा है T1 अपॉन साइन 150 की वैल्यू 1/2 होता है, तीसरा है T2
T2 और T2 अपान साइन 120, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन वाला वीडियो आप देखेंगे तो ये बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, किस तरह सप्लीमेंट्री एंगल निकाला जाता है। जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ कहीं ना कहीं आपको लिंक दिया होगा। किसका लिंक दिया होगा? आपको मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स का लिंक दिया होगा, आपकी ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद से आप करेंगे तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत अच्छी हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए करना है। अब कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना है तो हम दो को एक साथ ले लेते हैं। इसको लेते हैं तो T1 अपान 1/2 इक्वल टू 50/1। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 और ये 1/2 आएगा, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 25 न्यूटन। ठीक है, T2 का निकालना है तो T2 अपान √3/2 इक्वल टू 50, इसी के बराबर करेंगे तो T2 की वैल्यू क्या होगी √3/2 इंटू 50 दैट इज 25। तो ये है 25√3 न्यूटन। ठीक है, 25√3 न्यूटन। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको T1 T2 की वैल्यू मिल गई है ना। सो द वैल्यू ऑफ T1 T2 इज, है ना, आंसर में आपको वैल्यूज मिल गई। वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इज कितना है? तो T1 की वैल्यू 25 न्यूटन है एंड T2 की वैल्यू 25√3 न्यूटन है। क्लियर है? तो इस तरीके से लामिस थ्योरम को अप्लाई करके हम किस तरीके से सवाल सॉल्व कर पाए, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आई कि किस तरीके से मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 10 में 8 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। पढ़े भी होगे तो भूल चुके होगे। सो यू मस्ट वॉच। डाउट्स जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक ये आपके पीछे पड़े रहेंगे, ये कभी साथ नहीं छोड़ने वाले। जस्ट क्लियर देम एंड गो फर्दर। आपको कहीं ना कहीं मैंने लामिस थ्योरम बताया। लामिस थ्योरम कहीं ना कहीं साइन लॉ का एक पार्ट ही है। साइन लॉ क्या होता है? साइन लॉ कहीं ना कहीं जो भी वेक्टर्स हैं उनके प्रति साइन लॉ लिख सकते हो। लेकिन पहले क्या होता है साइन लॉ? अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं A B C, 3 साइड्स हैं इस ट्रायंगल के। तो इन ट्रायंगल के तीनों साइड्स को देखेंगे, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को देखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं A अपान अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा, B अपान साइन बीटा, B के सामने, B वाले साइड के सामने साइन बीटा, एंड C अपान साइन गामा, और C वाले एंगल के सामने गामा है इसलिए हम साइन गामा। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं साइन लॉ था और इसी साइन लॉ से कहीं ना कहीं आपको लामिस थ्योरम इसी से मिलता जुलता है। लामिस थ्योरम इसी का एक पार्ट है साइन लॉ का ही। तो अगर कहीं ना कहीं कोई ट्रायंगल दिया है तो साइड के सामने का एंगल, है ना, वो ऐसे लिख सकते हैं। साइड का अगर A है तो सामने का एंगल साइन अल्फ़ा, साइड अगर B है तो सामने का एंगल साइन बीटा, साइड की वैल्यू C है तो सामने का एंगल साइन गामा। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं वेक्टर को सॉल्व करने में। फिर आप कहोगे सर कैसे? तो कहीं ना कहीं अगर इसी को मैं वेक्टर का एक फॉर्म दे दूँ, जस्ट सी दिस इज़ अ वेक्टर, ये कहीं ना कहीं एक वेक्टर हो गया। ठीक है, दिस इज़ अ वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसको हम इस टर्म में कैसे लेके आने वाले हैं, इसको समझिए। तो देखो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को हटाते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। ऐसे एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल, अब मैं थोड़ा सा एंगल बदलता हूँ, एंगल की वैल्यू मैं इन दोनों के बीच के एंगल को बीटा लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाता हूँ और इन दोनों के बीच के एंगल को अल्फ़ा लिख देता हूँ, और इसको आगे बढ़ाता हूँ और इस एंगल को गामा लिख देता हूँ। ठीक है, तो A के सामने वाला अल्फ़ा था तो A के सामने वाला अल्फ़ा लिख देते हैं, और C के सामने वाला बीटा था, सॉरी C के सामने वाला गामा था तो गामा लिख देते हैं, और B के सामने वाला बीटा था, हमने लिख दिया इस क्रम में, है ना।
अब सोचिए इससे बदलाव क्या होगा। हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव करा। क्यों बदलाव करा? क्योंकि हम साइन लॉ तो ट्रायंगल में पढ़ा करते थे। जब ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रायंगल पढ़ते हो तो ऐसा साइन लॉ बताया जाता है। वो साइन लॉ क्या बताया जाता है? साइन लॉ ये बताया जाता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसका ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। अगर बी के सामने वाला बीटा है, ए के सामने वाला अल्फ़ा है और इसके सामने वाला गामा है, तो हम लिख सकते हैं ए अपान साइन अल्फ़ा, बी अपान साइन बीटा एंड सी अपान साइन गामा। ऐसी चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ये कहीं न कहीं मैथ्स में पढ़ाया गया था, ठीक है ना, मैथ्स में पढ़ाया गया था। लेकिन इसी का यूज करके हम कहीं न कहीं वेक्टर में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सोचो 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर 3 है ना। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। अब उसी ट्रायंगल को वेक्टर फॉर्म में मैंने चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको मैंने एक डायरेक्शन दे दिया। तो कहीं ना कहीं 3 वेक्टर्स हैं। अब बताओ ए और सी के बीच का एंगल क्या है? बीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है? गामा। और बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है। और ये चीज़ मैंने आपको समझाया था, ये बात मैं समझाया था कि एंगल हम कैसे लेते हैं। यहाँ हेड टेल के बीच में नहीं लेते हैं, हेड को आगे बढ़ा के तब जाकर एंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए हमने बाहर का एंगल कंसीडर करा है। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ हेड है, ये टेल है, इसके बीच का एंगल हम नहीं लेते हैं। हम कौन सा एंगल लेते हैं? हम तो इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के बाद जब टेल टेल मिल जाता है तब जो एंगल बनता है वो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यानी फिर से मैं अगर बना दूँ तो मैं यही बोला था कि अगर 2 वेक्टर ऐसे बने हों और ये अल्फ़ा है तो एक्चुअली में ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल ये है। मतलब अगर इस वेक्टर को मैं खिसका के यहाँ लेके आता हूँ तो ये एंगल है। आप कहोगे सर ये एंगल कितना है? तो ऑब्वियसली लीनियर पेयर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस अल्फ़ा। अरे ये अल्फ़ा है तो 180 माइनस अल्फ़ा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो ये अल्फा नहीं होगा। वेक्टर ए और बी का एंगल जानना होगा तो दोनों का टेल मिलाओगे, यानी इस वेक्टर को खींच के आगे लाओगे, इसका टेल इसके टेल से मिलाओगे और जो एंगल बन रहा है वो ये है। और ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसी तरह कहीं ना कहीं 3 वेक्टर्स हैं। 3 वेक्टर से लेके हमने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद कहीं ना कहीं तीनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था तो भी हमने देख लिया। तो सी और ए के बीच का एंगल बीटा था तो हमने आगे बढ़ा के उस एंगल को शो किया। ए बी के बीच का गामा था और कहीं ना कहीं बी और सी के बीच का अल्फा था। तो हमने इसे एक्सटेंड करके वो एंगल भी आपको दिखा दिया। ये दिखाने के बाद एक और बात आती है कि अगर ये गामा है तो अगर ये लीनियर पेयर है तो ये क्या होगा? 180 माइनस गामा। ये वाला वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस गामा। अगर ये अल्फा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस अल्फा। और ये बीटा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस बीटा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे साइन लॉ अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। साइन लॉ कैसे अप्लाई होगा? लेट्स सी इट। साइन लॉ कैसे अप्लाई होता है? तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं इसे पहले तो इरेज कर दूंगा ताकि आपको कुछ डाउट ना आना सके। साइन लॉ क्या कहता है? अगर ये साइड है मतलब ये वैल्यू ए है ना, तो ए के सामने वाला एंगल कितना है उसका साइन ले लो, यानी 180 माइनस अल्फा है उसका साइन ले लो। अच्छा, और सी क्या? अगर कहीं कि बी का देखा जाए तो बी क्या कहता है? बी कहता है सामने वाला जो भी है उसका साइन ले लो, 180 माइनस बीटा। और सी क्या कहता है? सी को देखो, सामने वाला जो एंगल है ना, उसका साइन ले लो, 180 माइनस गामा। और एक बात समझ जाओगे, कहीं ना कहीं 180 माइनस अल्फा यानी जो भी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं मतलब साइन का सब पॉजिटिव होता है। क्योंकि आप ये चीज़ पढ़े होगे ज़रूर कि जो साइन है ना, ACTS, इसका मतलब इसमें तो सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन पॉजिटिव होता है। यानी एक तरह से देखो सारे में तो साइन आ ही गया और इसमें साइन है ही, यानी पहले क्वाड्रेंट और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो कहीं ना कहीं 180 माइनस अल्फा भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। और आप इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं साइन 180 माइनस अल्फा को हम साइन अल्फा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 180 माइनस अल्फा का सप्लीमेंट्री क्या होता है? अल्फा। और साइन का साइन ही होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में रेशियो को अलग करके नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ, समझ जाओ। 90 माइनस अल्फा अगर यहीं रहता तो साइन का क्या हो जाता? कॉस, और 90 माइनस अल्फा का अल्फा बन जाता। तो 90 पे साइन का रेशियो कॉस में चेंज हो गया, लेकिन 180 पे ये रेशियो चेंज नहीं होता। सप्लीमेंट्री का यही रूल होता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए।
ठीक है। ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया होगा तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री एंगल में रेशियो का नाम चेंज नहीं होता, तब हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा एंड c अपॉन साइन। यानी अगर कहीं न कहीं 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं तो 3 वेक्टर्स के सामने अगर कोई एंगल दिया हुआ है तो दैट वेक्टर अपॉन साइन अल्फा, दैट वेक्टर अपॉन साइन बीटा एंड दैट वेक्टर अपॉन साइन गामा। हर वेक्टर के लिए ये बात लागू हो सकती है। बात समझो फिर से, हमने मैथ में ये पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल है तो ऐसा होता है, ये मैथ में हमने पढ़ा था। लेकिन जब फिजिक्स में आ गया तो फिजिक्स में वेक्टर के लिए कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत पड़ी। जब हम वेक्टर बना दिए, है ना, जब हम वेक्टर बना दिए तो वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास मालूम था। हमारे पास ये मालूम था सी और ए के बीच का एंगल बीटा है, ए और बी के बीच का एंगल गामा है, और कहीं न कहीं बी और सी के बीच का एंगल अल्फा है। ऐसा फिगर हमारा बना था। लेकिन कहीं न कहीं ये वाला लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होता है। तो यार ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा हुआ, ये गामा है तो 180 माइनस गामा हो गया, ये बीटा है तो 180 माइनस बीटा हो गया। अब सब ट्रायंगल के अंदर आ गया, ट्रायंगल के अंदर आ गया तो अब क्या ये साइन लॉ अप्लाई हो जाएगा। मैथ्स में जो कोसाइन लॉ पढ़े थे उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें ये है कि इफ लेंथ ऑफ 3 sides of a triangle is given, then you can find the angle between any of its 2 sides। मतलब इसमें ये नहीं है कि कहीं ना कहीं राइट एंगल रहेगा तो ही काम चलेगा। इसमें किसी भी 2 साइड के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम है। तो हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैं इस ए को यहाँ लेता हूँ, ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए के सामने का जो एंगल है, ठीक है ना, वो अल्फ़ा है, बी के सामने का एंगल बीटा है और सी के सामने का एंगल गामा है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर सिंपली आपसे पूछा जाएगा कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे कॉस अल्फ़ा। तो देखो किन दो के बीच में है, सी और बी के बीच में है, तो पहले लिखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे लिखो 2bc, नीचे लिखो 2bc। ये काम पहले कर लो और फिर इसके सामने वाला जो साइड है वो ए स्क्वायर को माइनस कर दो। उस तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस बीटा की वैल्यू बताओ तो बीटा पे आ जाओ। तो बीटा के बगल वाला है वो क्या है, AC, तो लिखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2AC और बीटा के सामने वाला जो साइड है बी स्क्वायर उसे माइनस कर दो। उसी तरह कॉस गामा अगर बोला जाएगा, है ना, तो कैसे करोगे, तो गामा के बगल वाला क्या है AB, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके सामने वाला है सी स्क्वायर और नीचे इनके हिसाब से लिखेंगे 2AB। ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से ये वैल्यू हम लिख रहे हैं, किस तरह से कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा लिख रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे समझेंगे। सो लेट अस कम इन वेक्टर फॉर्म। अगर यहीं ये वेक्टर फॉर्म हो गए तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म में ही कुछ ऐसी ट्रायंगल बनी रहेगी। इस ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये वेक्टर A है, ये वाला साइड बता रहा है वेक्टर B को और ये वाला साइड वेक्टर C को बता रहा है। अच्छा, एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B इज गामा। सॉरी, इंफॉर्मेशन जो है वो लिखते हैं। इंफॉर्मेशन ये है कि जो A है, A का मैग्नीट्यूड स्मॉल है लिख लो, B का मैग्नीट्यूड स्मॉल B लिख लो और C का मैग्नीट्यूड स्मॉल C लिख लो, ठीक है। और उसके बाद से आपको करना क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। आपको यही दिया गया है। तो अगर कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देखें इस ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल में तीनों के तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही ऑर्डर में है। तो यहाँ से अगर कहीं ना कहीं इस पॉइंट से शुरू हुआ तो
तो ये वेक्टर घूम घाम के फिर यहीं पहुंच जा रहा है, यानी इन सारे वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होने वाला है, 0, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं पे आके एंड अप हो जाएगा, तो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होने वाला है, 0। तो अगर वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने वाला है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये बात लिख सकते हैं। तो ये बात इससे रिलेटेड कैसे होगी, चलो देखते हैं। अब कहीं ना कहीं अगर ऐसा लिखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी लिख सकते हैं। अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, यानी a और b का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c। अब यार कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि माइनस सी का मैग्नीट्यूड सी के मैग्नीट्यूड के क्या रिलेशन है, तो सी का लेंथ अगर ये है तो माइनस सी क्या होगा, ये होगा, दिस इज माइनस सी एंड दिस इज सी। इन दोनों में क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, यानी दोनों का लेंथ तो सेम है ना, डायरेक्शन बस अलग अलग हो गया, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, माइनस होने से डायरेक्शन अलग हो गया है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी माइनस सी हो या सी, सबका मैग्नीट्यूड सेम है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इसका मतलब लिख सकते हैं, तो a और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो a का मैग्नीट्यूड a प्लस b, अगर दो को प्लस करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो मैंने आपको सिखाया है कि a का मैग्नीट्यूड स्मॉल है, b का मैग्नीट्यूड स्मॉल b, c का मैग्नीट्यूड स्मॉल c लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर प्लस हुआ है तो कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर फिर b का मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और इनके बीच का एंगल, ऐसा लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यार सी का मैग्नीट्यूड तो स्मॉल सी है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल सी है। तो मैंने बताया कि सी वेक्टर हो या माइनस सी वेक्टर है, दोनों का लेंथ तो सेम होगा, और दोनों का लेंथ सेम होगा तो इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड या माइनस सी का मैग्नीट्यूड एक ही है, दैट इज स्मॉल सी। ये बात समझ में आ गया होगा कि सी का मैग्नीट्यूड और स्मॉल सी का मैग्नीट्यूड एक ही है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो इस चीज़ को कि सी का मैग्नीट्यूड या स्मॉल माइनस सी का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, स्मॉल सी है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। क्यों, क्योंकि भाई अगर मान ले इसका ये उल्टा हो जाता है तो उससे कोई फर्क थोड़े पड़ता है, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो ये बात समझ में आ गई कि यार सी का और माइनस सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस सी का मैग्नीट्यूड हम स्मॉल सी अब लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं रूट है तो इसे आगे बढ़ाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, एंगल की बात करते हैं, एंड दिस इज सी स्क्वायर। यहाँ तक हम कहानी बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं एंगल की बात क्या करते हैं, तो भाई एंगल कहीं ना कहीं इनके बीच का हम क्या लेंगे, एंगल बिटवीन ए बी लेना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले कहीं ना कहीं इस एंगल को हम मान लेते हैं गामा, इस एंगल को गामा मान लेते हैं जैसे इस माना गया। तो इस एंगल को गामा मान लेते हैं, तो ए और बी के बीच का एक्चुअल एंगल क्या होगा, तो गामा नहीं होगा, वो होगा क्या 180 माइनस गामा होगा। क्यों, क्योंकि जब ए को आगे बढ़ाएंगे तब जाके ए और बी के बीच का एंगल हमें निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल ये होगा, ये वाला, ये नहीं हो सकता, ये बात कई बार समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा। अरे यार कॉस 180 माइनस गामा की बात करी जाए, ठीक है, तो कॉस 180 माइनस गामा की बात करी जाए तो इसका सप्लीमेंट्री की बात करा जाता है, 180 माइनस गामा का सप्लीमेंट्री गामा होगा, और कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि सप्लीमेंट्री में ये रेशियो नहीं चेंज होता, लेकिन कॉस का जो साइन है वो पलट जाता है, तो यहाँ माइनस लग जाता है। ये कहीं कि मैथमेटिकल टूल्स ऑफ फिजिक्स में समझा दिया गया है, जस्ट गो एंड वॉच इट, तो आप बेटर तरीके से समझोगे। नहीं तो याद करो, कॉस का माइनस कॉस हो जाएगा। अब माइनस कॉस हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कॉस के लिए कॉस की जगह पे माइनस कॉस लिख दिया, यानी माइनस यहाँ आगे चला आया, और ये हो गया सी स्क्वायर, ठीक है। मुझे स्पेस की ज़रूरत थी, ऊपर वाला मैंने इरेज कर दिया, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ऊपर वो तो आप लिखे ही होंगे। अब कहीं ना कहीं इसको हम आगे करते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस गामा, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कॉस 180 माइनस गामा का क्या होगा। तो 180 माइनस गामा का सप्लीमेंट्री गामा होता है, और कॉस का कॉस ही लिखेगा, लेकिन इसके सामने माइनस आ जाता है, क्योंकि एक बात बस जान लो कि जब भी सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो साइन और कॉसेक का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन उसके अलावा और सबका साइन चेंज होता है। तो साइन और कॉसेक तो है नहीं, ये तो कॉस है, तो कॉस का साइन चेंज हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस गामा को माइनस कॉस गामा लिख सकते हैं, तो कॉस
180 माइनस गामा को माइनस कास गामा लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कह देखो 2ab और ये हो जाएगा माइनस कास गामा इक्वल टू सी स्क्वायर। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा माइनस, जब मल्टीप्लाई करेगा ये माइनस तो ये हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस हो जाएगा तो इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर लेते आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2ab कास गामा, और ये सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ कास गामा की बात करें तो 2ab अगर नीचे आ जाता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखो जैसा डेरिवेशन, जैसा कहीं ना कहीं कोसाइंस लॉ मैथ्स में था, वही लॉ यहाँ पे फिर से निकल के आया कि अगर इन दोनों के बीच में ये एंगल गामा है तो कोसाइन लॉ फिर से डेराइव हो गया, इसी तरीके का आया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोसाइन लॉ के हेल्प से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं कि ये जो लॉ है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही आप ये करना सीख चुके हो। अगर ये साइड्स हैं ना, ये वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर्स के बारे में आप पहले से सीख चुके हो कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो याद करो, मैं तो वही फॉर्मूला लगाया हूँ जो कि पहले क्लास में सिखाया था, जो एडिशन में आपको सिखाया था। ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यही मैं आपको एडिशन में सिखाया था। लेकिन कहीं ना कहीं बात को समझाने के लिए हमने लिखा, क्योंकि ये एक दूसरा एस्पेक्ट इसको लेके चल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे कंप्लीट करते हैं। तो ये रहा कोसाइन लॉ भी कंप्लीट हो गया, और वेक्टर में जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने कंप्लीट कर दिया। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, उन क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट को भी हमने संभाला है, ताकि कहीं ना कहीं हर तरीके से आप सोच सको। इसका एनालिटिकल मेथड भी हमने डिस्कस किया, और साथ साथ में और डिफरेंट मेथड भी हमने इसमें डिस्कस किया। साइन लॉ कोसाइन लॉ को भी हमने समझाया, और साथ साथ में जितने रूल्स थे वो क्या थे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ, उसको भी हमने समझाया। और इस तरीके से करके हमने वेक्टर को कंप्लीट कर दिया। क्योंकि वेक्टर तो कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है, आप पूरी फिजिक्स में इसे पढ़ते रहोगे, लेकिन ये एक टूल के रूप में काम करेगा। जब भी आपको किसी टेढ़े कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी जाएगी तो ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे उस कंसेप्ट को समझने में। तो इस प्रकार हमारा वेक्टर का लगभग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा, वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ओनली, दैट इज़ रिलेटेड टू IITG एंड नीट। उससे रिलेटेड केवल न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। सो ओवरऑल द वेक्टर इज़ कंप्लीटेड। इसके थ्योरी को पढ़ें और अप्लाई करें अपने बुक्स में से क्वेश्चन लगाने में। तो बुक्स का यूज़ करें, क्वेश्चंस लगाएं, वहाँ अप्लाई करें, तो आपको समझ में आएगा कि आपको लगभग सारी चीज़ें लगभग समझ में आ चुकी हैं। सो मेहनत करते रहिए। और अब इसके बाद से हम अगला जो चैप्टर लेके चलेंगे, अगले चैप्टर में आएंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी कहीं न कहीं उसी तरह बेसिक्स में आता है, लेकिन इस काइनेमेटिक्स को कंप्लीट हो जाने के बाद से आप फ्रीली चैप्टर्स को समझ सकते हो। काइनेमेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, इसको समझना है। कहीं न कहीं इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूँगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि काइनेमेटिक्स में अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से समझते हो तो आपको फिज़िक्स में बहुत सारी जगहों पे एकदम प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। सच्चाई ये है कि इस टॉपिक को लोग प्रॉपरली समझ ही नहीं पाते, लेकिन मैं जो काइनेमेटिक्स पैकेज लेके आ रहा हूँ इसके बाद से, ये काइनेमेटिक्स कंप्लीट पैकेज है, ताकि ये आपको फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव लेवल पे पक्के तौर पे बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है, बहुत अच्छे से गारंटीड हेल्प करने वाला है। सो हम कहीं ना कहीं नए पैकेज के साथ आते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स का होगा।